के बारे में। चलिए, अपन ने कहा था पॉइंट चार्ज के लिए ए इक्वल टू कितना होता है, तो आपने लिखा था Q बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे Q क्या है, चार्ज, R क्या है, R सेपरेशन है, कहाँ से कहाँ तक की, दो चार्जों के बीच की नहीं गधे। अरे अभी फिर नहीं समझ पाए। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की है, ये किसी जगह की है। जैसे एक बार फिर से सुनिए, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और इस चार्ज की वैल्यू कितनी है, आप कह रहे हो Q। तो आपको पता है ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, हम उसकी क्या निकाल रहे हैं, उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। आपने कहा था ना कि क्षमता ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, प्रभाव तो हर जगह है, लेकिन प्रभाव की वैल्यू क्या है, कहाँ पर ज़्यादा असर हो रहा है और कहाँ पे कम। तो हम उसी असर की वैल्यू तो बात कर रहे हैं। ई क्या है, उसी चार्ज का असर है। ई ज़्यादा होगा मतलब उसका असर क्या है, ज़्यादा है। ई कम है तो असर भी कम है। तो ई कहाँ का होता है, ई किसी जगह का होता है, ई किसी स्पेस में, किसी पॉइंट पर, किसी जगह पर ई की वैल्यू हम निकालते हैं कि भाई जो चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडिएशन है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है या वैल्यू कम है। तो अब उस जगह से दूरी कितनी है इसकी, कितनी दूरी है, स्मॉल आर। तो मेक श्योर बिल्कुल क्लियर कर लो, चार्ज की वैल्यू प्लस Q, पॉइंट P पर हमें E की वैल्यू चाहिए और सेपरेशन कितनी है इसकी, R है। वो जो पॉइंट P है वो कितनी दूरी पर है, चार्ज से R दूरी पर है, तो वैल्यू कितनी होगी, KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आपने लिखा था इट इज़ अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर निगेटिव चार्ज हुआ तो टूवर्ड्स द चार्ज। तो एक बात बताओ, मुझे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनानी है। आपने कहा चार्ज से R दूरी पर E की वैल्यू लिखिए, मैंने कहा ये है फार्मूला तो है, E इज इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन बनाइए। तो पॉइंट P पर ऐसे अपनी पेन को रखिए, और प्लस चार्ज है तो डायरेक्शन क्या होगी, आगे होगी। तो इसी लाइन ज्वाइनिंग पर क्या होगी, आगे की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E, बनाई। तो E में श्योर कर लो R क्या है, चार्ज से पॉइंट P की दूरी है, पॉइंट P जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। Q क्या है, वो चार्ज की वैल्यू है जिसके कारण हम क्या निकाल रहे हैं, E निकाल रहे हैं, जिसके असर की वैल्यू को हम निकाल रहे हैं। अरे बात समझ में छापी। तो सिंपल फार्मूला E इज इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दो चार्जेस नहीं होते, यहाँ पे एक ही चार्ज होता है, उसी का प्रभाव होता है और उसी का E होता है। और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो कैसे डायरेक्शन बनेगी, माइनस Q है, सपोज करो यहाँ पर हम निकालना चाह रहे हैं सेपरेशन इज R, तो आप कहोगे ठीक है। अब जो दिशा बनेगी वो किधर बनेगी, टुवर्ड्स द चार्ज, दिस इज कॉल्ड बनाई। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, इसमें ना कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, बस E इज इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे चार्ज की आपको कोई साइन प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो प्लस प्लेस करना है ना तो माइनस, बस आपको सीधा वैल्यू सॉल्व करना है। तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, डायरेक्शन अपने मन से बनाएंगे। पॉजिटिव चार्ज हुआ तो आगे की डायरेक्शन होगी, और नेगेटिव चार्ज है तो आगे का मतलब क्या है, चार्ज से दूर दिशा बनेगी, और नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज की। इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब तो ये हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रही होती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही है। इसका दूसरा तरीका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से रेडिएट करती है, निकलती है, और नेगेटिव चार्ज पे जाके क्या हो जाती है, टर्मिनेट कर जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सुनो ध्यान से, बोलो मत। अब एप्लीकेशन है E इज इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर का, फार्मूला एक ही है, दूरी R है, पॉइंट P पर क्या निकालना है, E निकालना है। सारे सवाल करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे।
लिख लिया है? पहला सवाल, हमारे को एक ट्रायंगल दिया गया, ट्रायंगल की साइड लेंथ x है, दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, आपको चार्जेस दिए गए प्लस q, ठीक है, प्लस 2q एंड प्लस 3q। हमसे कहा गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। जैसा सवाल हम फोर्स में सॉल्व करके आए हैं, बिल्कुल फोटोकॉपी सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। पहले क्या बना लोगे? डायरेक्शन, फिर क्या लिख लोगे? वैल्यू, फिर क्या करोगे? वेक्टर एडिशन, उनका एंगल देख कर करो। तो ये बिल्कुल कूलॉम्स लॉ की तरह कैलकुलेशन होती है इसकी। एक काम कर लो, इसको प्लस क्यू ही कर लो, गड़बड़ हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा इजी कर देता हूँ, रुक जाओ, वरना तो आपको 3 बार कैलकुलेट करना। इसको भी प्लस 2q कर, प्लस 2q। अब कैलकुलेट करें। इस पॉइंट पर सबसे पहले आप कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेंगी? 3। जितने चार्जेस उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड। आई थिंक कूलॉम फोर्स में 4 चार्जेस है, तो कितने फोर्स एग्जिस्ट करेंगे? 3। तो वहाँ एक क्या होता है? कम। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, जितने मेंबर्स होंगे उतनी उस जगह पर क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हो। आओ, प्लस क्यू के कारण टूवर्ड से अवे, तो इस लाइन ज्वाइनिंग पर होगा अवे फ्रॉम, दिस इज कॉल्ड ई। प्लस 2 के कारण ये भी अवे, अरे सही है ना, तो इस लाइन पर होगा, दिस इज कॉल्ड E2। और इसके कारण भी अवे, एंड दिस इज कॉल्ड E3। यार ये देख के बताओ, ये कितना एंगल बन रहा है? ये कितना बन रहा है? 90। ये 45 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये 45 हो गया, 90 है। कितना एंगल है? 90। जरा देख के बताओ, E2 और E3 प्लस 2q के लिए है। आई थिंक दोनों के लिए सेपरेशन भी क्या है? कितनी सेपरेशन आ रही है? x/√3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? सेम होगी। अरे होगी कि नहीं? इसका मतलब एक एक वैल्यू लिखता हूँ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ E1? तुम कहोगे KQ/, कितना होता है बेटा? x/√3 का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ E2? आप कहोगे k × 2q अपॉन x/√3 का होल स्क्वायर। आप क्या बोलोगे? E3 विच इज इक्वल टू k 2q/x/√3 का होल स्क्वायर। मैं तुमको ना एक सिंपल सी मेथड बताता हूँ जिससे तुम्हारा सॉल्यूशन आएगा। कभी भी आप ऐसे वैल्यूज़ मत लिखो। आप ऐसे वैल्यूज़ लिख करके ऐड करोगे तो फंस जाओगे। आप कैसे लिखोगे? देखो, समझो। जब यार यहाँ चार्ज Q था तो वैल्यू कितनी आई थी? KQ/x/√3 का होल स्क्वायर। जब 2q है तो वैल्यू कितनी आई है? 2 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ E1। अरे सोचना यार, द वैल्यू ऑफ E2 इज 2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ E1 एंड द वैल्यू ऑफ E3 इज इक्वल टू E2 एंड विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ। अगर चार्ज Q रहा तो वैल्यू कितनी मानोगे? E। 2q रहा तो 2e, बहुत बढ़िया। और 3q रहा तो 3। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, हर चार्ज से पॉइंट की सेपरेशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी। तो q के लिए E
2q के लिए 2e, 3q के लिए 3, और e की वैल्यू कितनी होगी, k की अपॉन आर स्क्वायर। अरे सही है क्या, बोलो। e और 2e आई थिंक इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 2e, इसकी कितनी हो गई 2e, और इसकी कितनी हो गई e। जरा बताओ 2e कितना आ गया, √2 टाइम्स ऑफ 2e, और √2 टाइम्स ऑफ e, और साथ में अपोजिट टू e। अरे इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ होगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, √2 टाइम्स ऑफ 2e। अब देखो एक आपको वेक्टर ये मिला और एक आपको वेक्टर ये मिला, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नेट, वी से √2 टाइम्स ऑफ 2e माइनस e। यहाँ से क्या बाहर आ गया, e बाहर आ गया बेटा, अरे बोलो ना, e बाहर आ गया, तो बोलो यहाँ कितना बचा, 2√2 माइनस 1। अब e की वैल्यू लिखा सकते हो तो बिल्कुल, कितना, k³/x/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आ गया, 3k³/x², 2√2 माइनस 1। इसका मतलब है ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पे लिख लेनी है, और उसके बाद इनका क्या करना है आपको, वेक्टर एडिशन। मेक श्योर, मैंने बार बार बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक टॉपिक पढ़ने के बाद दूसरा उसी से सॉल्व होगा। मैंने कूलॉम फोर्स वेक्टर एडिशन सॉल्व करवाया, तो बार बार का आगे हम यूज़ करेंगे। ये देखो कर, अरे समझ में आ गया। तो ई के टर्म्स में सवाल लिखते चले जाओ, वेक्टर ऐड करते चले जाओ। अपोजिट है तो घटा देंगे, और साथ है तो जोड़ देंगे। 90 पर है वैल्यू बराबर है तो √2 टाइम्स कर देंगे, 60 डिग्री पर है तो √3 टाइम्स कर देंगे, 120 डिग्री पर है तो उसी के बराबर रहेगा। और जब वैल्यूज़ बराबर होती हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो बिल्कुल कहाँ से जाता है, बिल्कुल बीच से। तो 90 के बीच से कितना एंगल पर जाएगा, 45 के। तो ये इसका ई का क्या अपोज हो जाएगा, 2√2 का अपोज हो जाएगा। तो घटा दिया तो नेट आ गया। आप फिगर साफ बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि आपको क्लियर हो सके। देखिए फिर से देखो, एक मिनट, हाँ मुझे 45 मान ले लिया। ये कितना होता है, 60, ये 30, ये 90, तो ये कितना 60 30, अरे 30 हो गया ना, और 90, तो ये कितना होगा 60। अरे सही है भाई। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60, तो ये कितना एंगल बनेगा 120 का। सेट करो उसको, इट इज़ नॉट अ 90 डिग्री। ये कितना है बेटा 120 है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट बदल जाएगा, तो आंसर क्या आएगा वहाँ, 120 का नेट कितना आता है, ई के बराबर आता है, और ई की वैल्यू कितनी है 2e। तो मेरे ख्याल से अब जो अपना ई नेट आ रहा है, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 2e, सही है, और माइनस क्या होगा e। तो यहाँ से हटाओ। अच्छा कि उस बच्ची ने देख, आपको भी देख लेना चाहिए, है ना। ये सारे आपके दिमाग का लेवल बताते हैं कि आप कितने बेहतर हो। चलिए 2e माइनस e कितना बचेगा e, और e की वैल्यू कितनी होती है k³/x/√3 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 3k³/x²। दिस इज आवर ई नेट, जो किस डायरेक्शन में होगा, नीचे या ऊपर, किधर होगा बेटा, ऊपर होगा, क्योंकि ऊपर कितना है 2e, नीचे कितना है e, तो रिजल्टेंट e से 4। दाग से लिखो, आगे बढ़ते हैं। तो तरीका समझ में आया। Q के लिए तुम्हें E लिखना है, 2Q के लिए 2E, 3Q के लिए 3E। बस ये देख लेना है कि उस पॉइंट की दूरी हर चार्ज से क्या हो, बराबर हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई हो जाएगा चार्ज की वैल्यू के टर्म्स में, और फिर E निकालना ज़्यादा आसान होता है। दिस द एप्लीकेशन ऑफ k³/r²। क्या कर रहे हो तुम, उस चार्ज का असर निकाल रहे हो, उसकी वैल्यू निकाल रहे हो।
कि इस किसी पर्टिकुलर जगह पर इस चार्ज का कितना असर हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड ई। ई ज़्यादा हुआ, असर ज़्यादा है, मतलब आप उस जगह पर कहीं कोई चार्ज रखोगे तो बहुत ताकत के साथ उस पर क्या लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा, प्रभाव ज़्यादा है उसका। हो गया, थोड़ा जल्दी करो। एक बार वो एंगल फिर से देख लिया करो। इक्विलैटरल है तो 60 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो गया 30। ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 60। तो ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60। तो 60 कितना हो गया 120 हो गया भाई। अगला सवाल करिए, इससे ज़्यादा समय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर। आपको एक स्क्वायर दिया गया है, द साइड लेंथ x, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस क्यू माइनस क्यू, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। पहले डायरेक्शन बनेगी और डायरेक्शन के बाद वैल्यूज़ लिखेंगे, वैल्यू निकालने के बाद वेक्टर का एडिशन करें। तो 3 स्टेप्स में सवाल करना है। सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, दिशा बनाइए। सेकेंड इज ई के टर्म्स में सभी की क्या लिखिए, वैल्यू। और थर्ड में क्या करिए, उनका वेक्टर एडिशन। स्टार्ट हो जाओ। नहीं, जीरो नहीं है, क्योंकि प्लस क्यू के साथ क्या है, माइनस क्यू है, और आई थिंक माइनस क्यू की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होगी और प्लस की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। देखो ये देखो, प्लस क्यू के कारण अवे, इस प्लस के कारण अवे, वैल्यू कितनी है ई, वैल्यू कितनी है E। इस माइनस के कारण टुवर्ड्स, और वैल्यू कितनी ई, इस माइनस के कारण टूवर्ड्स, वैल्यू कितनी E। ये एंगल कितना 90। तो 2e और 2e रिजल्टेंट कितना, तो सवाल खत्म हो गया यार, 2√2e। देख पा रहे हो, ये बना लोगे कि नहीं बना लोगे, कैसे बनाते, देख ये प्लस चार्ज है ना, तो ये इनके बीच की क्या है बेटा, लाइन ज्वाइनिंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन पर होगा, या तो अवे होगा या तो एक सीधी लाइन। भाई जिस जगह तुम्हें ई निकालना है वहाँ चार्ज से एक लाइन खींचो पे, जिस जगह तुम्हें ई चाहिए वहाँ चार्ज से उस पॉइंट तक के लिए एक लाइन खींचो। वही लाइन पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी, या तो उस चार्ज से अवे होगी या चार्ज की तरफ होगी। लाइन ज्वाइनिंग पर ही डायरेक्शन है उसकी। जैसे कूलॉम फोर्स की दिशा कहाँ थी, लाइन ज्वाइनिंग पर ही तो थी, या तो अट्रैक्शन का था या तो यहाँ भी लाइन ज्वाइनिंग पर ही है। मतलब हर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, लाइन ज्वाइनिंग ही तो है बेटा, या तो टुवर्ड्स या तो 2e कितना हो गया 2√2e। ओके, तो ई नेट हमारा डायरेक्ट आ गया है, विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ √2e एंड द आंसर इज 2√2। ई की वैल्यू निकालो कितनी, ये कितना महाराज x/, तो हम लिख रहे के, ई किसके लिए था, क्यू के लिए, और दिशा कितनी थी बेटा x/√2 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया, आई थिंक 2 दूना कितना आ गया 4, 4√2 KQ/x²। दिस इज आवर ई, है ना। This is our calculation.
आप कहोगे हर बार ई क्यों ले लिया, क्योंकि हर बार चार्ज की वैल्यू क्या रही, सेम रही। अरे क्यू क्यू क्यू, साइन से तो मतलब है नहीं, साइन किसके लिए बनेगा, डायरेक्शन के लिए। तो किसी भी वेक्टर एडिशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के साइन कहाँ आता है, दिशा को बनाने के लिए, और नॉर्मली आपको वेक्टर एडिशन करना पड़ता है ना। कभी कोई मेरे से बोलेगा कि माइनस क्यू ज़्यादा है या प्लस क्यू, तो क्या बोलोगे, कौन ज़्यादा है, दोनों ही बराबर है। तो माइनस क्या बता रहा है, इट इज़ नॉट अ मैग्नीट्यूड, ओके। ये क्या बता रहा है, ये बस उसके दिशा को बताएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जहाँ भी माइनस आता है, या कूलॉम फोर्स में जहाँ भी माइनस आता है, वो माइनस वैल्यू पर नहीं होता, वो माइनस डायरेक्शन पर होता है। ठीक है भाई। तो हम पूरे इलेक्ट्रोस्टैट्स में कहीं भी साइन के साथ कोई कैलकुलेशन करते नहीं। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हम वैल्यू लिखते हैं और डायरेक्शन देख के बनाते हैं, जैसा कि हमें यहाँ बताया गया। प्लस चार्ज है तो दिशा क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज। अब क्लियर हो गया। ये लिख लोगे तो सवाल हो जाएगा, और नहीं लिख पाते हो तो कोशिश करो समझने। ये कह के काम नहीं चल सकता कि आपको समझ नहीं आता है, आपको तो पहले भी समझ नहीं आता, लेकिन अब ये कह के काम नहीं चलेगा कि समझ नहीं पाते तो कोशिश करो कैसे हो रहा है, प्लस क्यू से कैसे ई लिखा गया है, फिर ई ऐसे कैसे आ गया, क्योंकि एक ई इसका है अवे फ्रॉम द चार्ज, एक ई इसका है टुवर्ड्स द चार्ज, दोनों एक ही लाइन पे क्यों आ गए, सोच के देख। क्या ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो ये सेंटर इसी लाइन ज्वाइनिंग पर तो है, तो इन दोनों चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन पर होगी, या तो अवे होगी या तो टुवर्ड्स होगी, और इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायगोनल पर होगी, या तो टुवर्ड्स होगी या तो अवे होगी। बात समझ में आ रहा है। तो दिशा बनाने में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए भाई। चार्ज से पॉइंट पी की दूरी को मिला दो एक लाइन से, उसी लाइन पर तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या तो अवे होगी या तो। अरे समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगला सवाल, ये तो एक एक सेकंड के क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई दम थोड़ी होता है। चलिए अगला सवाल बनाइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बातें नहीं करो ना, खड़ा करा के सवाल सॉल्व करवाऊंगा। आपके पिताजी ने आपको पढ़ने के लिए भेजा है, और जहाँ तक मुझे पता है उनको नहीं मालूम कि तुम बातें करते, और तुम्हारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, तुम बहुत बिजी इंसान हो, ठेकेदारी लिए बैठे हो, उनको नहीं पता है, उनको बताओ। मैं पीछे हुआ नहीं कि बोलना स्टार्ट, ऐसी क्या बात है जो तुम बोल रहे हो इतना। पहले तो हम सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमें आता कुछ नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि साला हमें आ जाए कुछ, हम थोड़ा सीख लें। तो बात किस चीज़ की हो रही है, पढ़ो, है ना, बातें नहीं करो। और बातें करनी है, वो गेट खुला हुआ है, निकलो। 1 घंटा बतिया के, मेरी क्लास के बाद बतिया के, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लेकिन अभी पढ़िए, क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं। अब पढ़ना चाह रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब मत करिए। -2q, नेक्स्ट इज +q, +2q, और अगला है -q। बहुत बढ़िया। सेपरेशन इज x। आपको पूछा गया है सेंटर पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। इसका मतलब इन सारी ज्योमेट्री में सेंटर पर ही पूछेगा, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो, ठीक है ना। बनाइए। हाँ बेटा, कितना आ रहा है, √2e। हाँ आएगा तो √2e, सही। ये आपका सेंटर है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन पर है, या तो अवे होगी या तो टुवर्ड्स। आ जाइए। -2 के कारण अवे या टुवर्ड्स कितने का, ई का या 2e का। आई थिंक हर चार से पॉइंट की सेपरेशन क्या है, सेम, 2e। इस +q के कारण अवे कितने का, e। बोलो बेटा, बिल्कुल। इस माइनस के कारण टुवर्ड्स
कितने का, ई का। और इस प्लस टू के कारण अवे कितने का, 2e का। अपोज होने लगा है आई थिंक, 2e से कितने का अपोज हुआ, e का। तो बचा कितना, नेट बचा e इस दिशा में ऊपर। 2e से फिर कितने का अपोज हुआ, e का। नेट कितने का बचा, e और e कितना एंगल है, 90। बोलो रिजल्टेंट कितना, √2 टाइम्स ऑफ e। आ जाओ वैल्यू लिखाओ कितनी आएगी। सो वी गेट ई नेट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ई। ई किसके लिए लिखा हुआ है, क्यू के लिए, के क्यू अपॉन x/2, आई थिंक 2√2 आ जाएगा फिर, x/√2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2√2 के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, अगर कोई डायरेक्शन पूछे तो अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है भाई, अपवर्ड। आई होप समझ में आ गया। हो गए, लिख लीजिए। है आसान, आप जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं उसका चार्ज से सेपरेशन सेम है, तो अगर चार्ज की सेपरेशन सेम है तो आप E और 2E के फॉर्म में चल जाए। अगर Q चार्ज है तो E, 2Q है तो 2E, प्लस माइनस देख करके दिशा को बना लीजिए, टूवर्ड्स या अवे। ये 2E किसका है, ये 2E किसका है, -2Q का। और ये E किसका है, टूवर्ड्स और टूवर्ड्स। और ये 2E किसका है, +2। और ये E किसका है, क्योंकि प्लस Q के कारण अवे और प्लस Q के कारण अवे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी है, और ये वाली इसकी। टुवर्ड्स द चार्ज होगी तो माइनस के कारण होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी तो प्लस के कारण होगी। अब देखो अपोज आ गया, 2E के अपोजिट में कौन है, E, तो नेट क्या बचा, E। और 2E के अपोजिट में E, तो नेट क्या बचा, E। और E कितने एंगल पर है, कितना एंगल है बेटा, 90 डिग्री। तो बोल रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ E। तो आंसर आ गया √2 टाइम्स ऑफ E। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, IIT का सवाल है, सवाल करके देखते हैं। सवाल इजी है, बस आपको लगेगा कि बार बार आपको बड़ा सवाल दे रहे हैं, ऐसा नहीं। y एक्सिस बनाई है और x एक्सिस बनाई है, दिस इज कॉल्ड y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, यहाँ पे एक चार्ज -q का रखा गया, यहाँ पर एक चार्ज +8q का रखा गया, यहाँ एक चार्ज +4q का रखा गया, और यहाँ पे एक चार्ज +3q का रखा गया। सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है इन डिस्ट्रीब्यूशन से, दिस इज कॉल्ड E1। हर चार्ज के लिए सेपरेशन क्या है, बोलो बेटा, सेंटर के लिए हर चार्ज से दूरी क्या है, सेम। उन्हें कहा दूसरा अरेंजमेंट हमने दिया है, एंड वी गॉट +10q, ठीक है। और साथ में आपको दिया गया है +2q, और फिर यहाँ दिया गया है 7q, और यहाँ दिया गया है 5q। सेंटर पर वैल्यू निकल के आती है E2। E1 E2 क्या है, ये किसी चार्ज की वैल्यू नहीं है भाई, ये सेंटर पर नेट क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपसे पूछा गया फाइंड रेशियो ऑफ E1 अपॉन E2, प्लीज सॉल्व करें। फाइंड रेशियो ऑफ E1 अपॉन E2। उन्हें वेक्टर लगा दिया था, हम भी वेक्टर लगा देते हैं।
जो सेपरेशन यहाँ है सेंटर से चार्जेस की, वही सेपरेशन यहाँ है, मतलब दूरियों में कोई फर्क नहीं है। सेंटर के लिए सभी चार्ज की दूरी सेम है। वैल्यू लिखो, सॉल्व करो। हाँ भी अगर दूरी सेम है तो ई और 2e मान करके लिखते चले चलो। आठ क्यूब माइनस क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, 2 क्यूब 5 क्यूब 7 क्यूब 10 क्यूब। प्लस में है, अगर साइन नहीं दिया तो किस में होगा? प्लस में है। साइन ना लिखा हो तो पॉजिटिव मानना हमेशा, क्योंकि माइनस जब भी देंगे बना के देंगे। आइए पहले तो सबका लिखते हैं अलग अलग कंट्रीब्यूशन, फिर नेट निकालते हैं। नेट क्या मिलेगा हमको? तो इवन हमारा नेट है ना, 1:1, बहुत बड़ी 1:1, 1:1 की वैल्यू रहेगी। और मेरे साथ चलो चलो, 8 क्यू से सेंटर पर अवे या टूवर्ड्स अवे, कितनी वैल्यू? 8e, बोलते चलो ताकि तुमको सवाल आ जाए। प्लस 4 क्यू से अवे, वैल्यू कितना? 4e। माइनस क्यू से टूवर्ड्स, वैल्यू कितना? e। और प्लस 3 क्यू से अवे, वैल्यू कितना? 3e। काहे का प्लस 3? आप प्लस नहीं लगा सकते, डायरेक्शन बता दी ना, हो गया था। आ जाओ अपोज देखो, टोटल यहाँ कितना आया? 4 और 1 5 ही, ओके। और इस माइनस, और यहाँ कितना आ गया है? यहाँ कितना आ गया? 5। आई थिंक तो नेट इधर कितना बचा? मैं पेन थोड़ा सा चेंज करूँ। हाँ, इधर नेट कितना बचा है? 5e का नेट इधर बचा, और इधर भी कितना बचा? नेट 5e कितने एंगल पर है? 90। तो रिजल्टेंट इनके बीच में जाएगा 5 टाइम्स ऑफ रूट। सही है बेटा? ओके, दिस इज व्हाट? दिस इज नॉइज। नेक्स्ट इज E2। प्लस 10 क्यू के कारण अवे, कितने का? 10e का। प्लस 5 के कारण अवे, कितने का? 5। प्लस 2 के कारण अवे, कितने का बेटा? 2e। और प्लस 7 के कारण अवे, कितने का? 7। अब नेट देखो तो, हाँ 5 और 10 कितना बचा? नेट कितना बचा? 5e। और 2 में से 7 घटाओ, नेट कितना बचेगा? 5e। 5e √2 टाइम्स ऑफ 5e। ये वैल्यू क्या है, किसकी है? दिस इज E2। E1 E2 क्या है? बिल्कुल सेम। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ E1 अपॉन E2? 1:1। लेकिन सही आंसर क्या है? 1:1 नहीं, माइनस ऑफ 1:1। माइनस क्यों? दिशा देखना है यार, एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है। अरे जेड नहीं है, इट इज़ नॉट अ जेड एक्सिस। जिस प्लेन में चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी प्लेन में लाई कर। जेड एक्सिस ऐसे थोड़ी होता है। जेड कैसे होता है? जेड ऐसे होता है। तो सोचो, तुम ना 2 वेक्टर का रिजल्टेंट ले रहे हो, तो वो रिजल्टेंट कभी इनके प्लेन के बाहर, वो इसी प्लेन में होगा, इन 2 वेक्टर्स के प्लेन में होगा। तो प्लेन में होगा तो वो एक्स वाई प्लेन ही है, वो जेड एक्सिस नहीं। बनाइए, आसान है ना? बस वैल्यू देखनी है, आंसर लिखना है। हमसे वेक्टर फॉर्म का रेशियो पूछा गया है, तो डायरेक्शन इंक्लूड कर लोगे। एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ, एंड ऑफ एक दूसरे से 180 पर है, तो रिजल्टेंट का 1:1 का रेशियो होगा माइनस। करिए, आराम से करिए, दिमाग को थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करिए कि ये कैसे हो रहा है। सोच के देखो, अगर इन्हीं सवालों में वैल्यूज़ लिखता जाता तो सवाल बहुत क्या हो जाता,
कॉम्प्लिकेटेड कि पहले तो वैल्यूज़ बड़ी बड़ी लिख रहे हो, फिर उसका क्या करना पड़ रहा है, वेक्टर एडिशन। तो ई के टर्म्स में जब खेलोगे तो ज़्यादा क्या रहेगा, सवाल आसान रहेगा। लेकिन ई के टर्म्स में कब खेल पाओगे, हाँ, जब सेपरेशन क्या हो, उस पॉइंट की चार्जेस से दूरी क्या हो, बिल्कुल बराबर, तब आपके सवाल ई के टर्म्स में हो जाएंगे। और अगर मान लो बराबर नहीं रहे तो फिर आपको फार्मूला ही लिखना पड़ेगा, तो फिर फार्मूले से वेक्टर एडिशन आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ों का ध्यान दीजिए। चलिए, माइनस इसलिए आ रहा है कि एक दिशा ऊपर है और एक दिशा नीचे। अब दो वेक्टर को रेशियो में लेना है और डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। तो एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में। तो एक को मैं लिखूंगा प्लस E1, तो दूसरे को लिखना पड़ेगा माइनस E1। तो प्लस E अपॉन माइनस E क्या बचेगा, -1:1। अरे सही है ना। तो E1 को किस में ले लो, प्लस में, तो E2 को किस में लेना पड़ेगा, तो रेशियो में आगे क्या आएगा, माइनस। मैग्नीट्यूड वाइज पूछे तो क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड वाइज पूछे तो क्या बनेगा, हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज पूछे तो क्या बनेगा, 1:2। तो अगर मैग्नीट्यूड्स का रेशियो है तो 1:1, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म का रेशियो पूछा गया है तो डायरेक्शन इंक्लूड करोगे, और जब तुम डायरेक्शन इंक्लूड करोगे तो तुम देखोगे कि वो -1:1 आएगा। और वो माइनस ये बता रहा होगा कि दोनों ही रिजल्टेंट एक दूसरे के क्या है, वो एक दूसरे के अपोजिट से। बात कर पाओगे। चलो, ये था हमारा तीसरा चौथा सवाल है। नेक्स्ट इज, अगला सवाल करते हैं। 5-6 सवाल करेंगे ताकि तुमको क्लैरिटी हो जाए। ये भी सवाल मेंस में पूछा गया है, इस सवाल को करिए। XY प्लेन है, यहाँ पे आपको -q दिया गया है। ये तो फोर्स का सवाल था, हो गया, ठीक हो गया। एक नोट लगाइए, वो सवाल फोर्स का है, कूलम्ब फोर्स का है, करवाया होगा। एक नोट लगाइए। मैं ना आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कहीं पर E1 की वैल्यू थी -5 वोल्ट पर मीटर एंड E2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट पर मीटर। किसी जगह पर दो वैल्यूज E की है, एक E1 कितना है, -5 वोल्ट पर मीटर उसकी यूनिट है, और दूसरी कितनी है, 2 वोल्ट पर मीटर। अब मेरा एक सवाल है आपसे, बताइए इन दोनों में से कौन ज़्यादा है, E1 ज़्यादा है या E2 ज़्यादा है, कौन ज़्यादा होगा, E1 या E2? कुछ लोग कह रहे हैं E1, कुछ लोग कह रहे हैं E2। इससे पहले E कैसी क्वांटिटी है, अरे बोलो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर में जो भी साइन होता है वो सिर्फ क्या बताता है, वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ये माइनस उसकी क्या बता रहा है, ना कि उसकी वैल्यू के साथ। इसका मतलब अगर मैं वैल्यू देखो तो 5 ज़्यादा या 2, 5, तो कौन ज़्यादा है, E1 इज़ ग्रेटर देन E2। तो कभी गलती मत करना, वेक्टर क्वांटिटीज़ में साइन जो होते हैं वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं, वो उनका कभी भी रिलेशन मैग्नीट्यूड के साथ नहीं बनता है, वो सीधा दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। दिशा कैसे, वो कहता है अगर E1 अगर +x में है तो E2 -x में, या उल्टा कर लो, E2 अगर +x में है तो E1 -x में होगा, लेकिन वैल्यू ज़्यादा किसकी होगी, E1 की। अरे बात क्लियर हो गया, लिख लो इसको। सो E1 इज ग्रेटर देन E2। चलिए, ये काम हो गया है। हमें अब एक ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए थोड़ा सा समझते हैं। ग्राफ, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज बना दे रहा हूँ ताकि तुमको समझा पाऊँ। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्या लिखा है तुमने,
ई बराबर क्या लिखा होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ई किस पर डिपेंड कर जाता है, 1/r स्क्वायर। अरे भाई चार्ज नहीं बदल सकते, के नहीं बदल सकते, तो क्या बदलेगा, आर बदलेगा, आर के साथ क्या बदलेगा, ई। और ये बता रहा है अगर मैं आर को क्या करूँगा, बढ़ाऊँगा, ई क्या होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे तुम चार्ज से क्या होते जाओगे दूर, ई की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सही बात है। इसका मतलब ये ग्राफ कैसे बनते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपर। दिस इज द ग्राफ ऑफ। अब देखो इस तरफ डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। सही है बेटा। और इस तरफ, अरे पागल हो गया, अवे फ्रॉम द चार्ज। अरे भाई बीच में प्लस चार्ज है ना, इसी के कारण हम दोनों डायरेक्शंस में, दोनों दिशाओं में डायरेक्शन देख रहे हैं। बोलो, इसके कारण अवे फ्रॉम द चार्ज, इसके कारण यहाँ पे अवे फ्रॉम द चार्ज। एक डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव, तो दूसरी क्या होगी। इसका मतलब चार्ज के एक तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है तो चार्ज की दूसरी तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ग्राफ बना है वो किसके बीच बना है, प्लस और एक्स एक्सिस के बीच। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन क्या हो गया है, नेगेटिव। तो अब ग्राफ किस कोऑर्डिनेट में बनेगा, थर्ड में, और ये ऐसे बनेगा। बात समझ में आ रहा। तो ये ध्यान रखना डायरेक्शन का। तो एक तरफ ग्राफ पॉजिटिव में होता है, दूसरी तरफ ग्राफ नेगेटिव, क्योंकि ये प्लस ई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ई। बात समझ में आया। तो एक ग्राफ बना है प्लस एक्स के साथ किसका, प्लस ई का, और एक ग्राफ बना है माइनस एक्स के साथ किसका, माइनस ई। तो एक ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तुम्हारा और एक ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ध्यान रखना इसका। अगर तुम किसी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो दो अलग अलग क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेंगे। एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है एक्स के साथ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव है एक्स के साथ, माइनस एक्स के साथ, तो ग्राफ किस में बनेगा, थर्ड में। ऐसे पहचानते हैं किस क्वाड्रेंट में होगा। साइन देखा करो, क्या ये माइनस एक्स है और ये, तो ग्राफ तुम्हारा माइनस ई का बनना है किसके साथ, एक्स के साथ नहीं, यहाँ से माइनस एक्स स्टार्ट होता है, तो कहाँ स्टार्ट होगा वो, थर्ड से। चार्ज के पास वैल्यू बहुत क्या होगी, ज़्यादा। जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाओगे वैल्यू कम होती जाएगी, वट एवर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, समझ आ गई। तो इस ग्राफ से क्या मतलब निकल रहा है, इस ग्राफ से मतलब निकल रहा है भाई, अगर आप किसी एक लाइन पर चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो दोनों की दिशाएं क्या होती है, अपोजिट होती है। एक तरफ प्लस एक्स में होगा तो दूसरी तरफ माइनस एक्स में। एक तरफ वैल्यू पॉजिटिव होगी तो दूसरी तरफ वैल्यू नेगेटिव होगी। पॉजिटिव होगी तो पहला क्वाड्रेंट लेके बैठोगे, नेगेटिव होगी तो तीसरा क्वाड्रेंट लेके। ठीक है, ये तो पॉजिटिव का था। अब मैं चाहता हूँ तुम किसका बनाओ, अब आप नेगेटिव का बनाओ। अब नेगेटिव का तुम खुद बनाओ, है ना, नेगेटिव का तुम खुद बनाओ। दिस इज ई एंड दिस इज आर। ये चार्ज है माइनस का और हम चाहते हैं माइनस के चार्ज का ग्राफ आप खींचिए। सबसे पहले दिशाएं चेक कर लो। यहाँ पर दिशा क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज। यहाँ पर टुवर्ड्स द चार्ज। ये कौन सी दिशा है, पागल हो गया क्या, ये कौन सा है, पॉजिटिव। ये कौन सा है, नेगेटिव। तो यहाँ दिशा क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और यहाँ हमें तुम साइन चार्ज क्यों देख रहा है, चार्ज से दिशा बना ली ना, चार्ज को भूल जा भाई। अब डायरेक्शन चेक कर, ये दिशा पॉजिटिव है और ये दिशा नेगेटिव, तो ये प्लस में है और ये। अब ग्राफ कहाँ बनेगा, इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, यहाँ पे R पॉजिटिव है और E क्या है, नेगेटिव, फोर्थ में बने। सही है, यहाँ पे E पॉजिटिव है और R क्या है, नेगेटिव, कहाँ बनेगा,
खींचिए। तुमको मैं भी याद करवा सकता हूँ। पॉजिटिव के लिए फर्स्ट थर्ड होता है, नेगेटिव के लिए सेकंड और फोर्थ होता है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जैसे जैसे आप चार्ज से क्या होते जाएंगे दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, उसकी क्षमता कम होती जाएगी, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो और चाहे वो नेगेटिव चार्ज। अगर बात समझ में आ गई, वॉट एवर द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डिक्रीजेज व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है भाई? तो ये गलती मत करना कि भाई प्लस से दूर जाएंगे तो घटेगा, माइनस से दूर जाएंगे तो बढ़ेगा ना। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर तुम चार्ज से दूरी बढ़ाते जाओगे तो तुम प्रभाव भी क्या देखोगे, प्रभाव और असर धीरे धीरे कम होता जाएगा। सही है? इस ग्राफ को मैं ऐसे घुमा दूं तो मेरे ख्याल से आपको फिर बनाना पड़ेगा ये वाला ग्राफ, जो कि बना के दिखाओ तुम। ये ले लिया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख लिया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख लिया, और हमसे कहा गया अब ग्राफ बना के दिखाइए। ये दूरी है, ये हमारा ई है। बनाओ। डर काहे रहे हो? ये बिल्कुल बीच की लाइन है। बीच का मतलब समझते हो भैया? प्लस से भी और माइनस से भी दूरी क्या है, बिल्कुल बराबर है। द सेंटर ऑफ द चार्जेस। अगर फोटो कॉपी कर ले, नकल करनी आती है तो वो नकल वहाँ पे है, नकल करके बना लो। पॉजिटिव के कारण किस किस कोऑर्डिनेट में बनेगा? तो पॉजिटिव के कारण ये पहला है और ये तीसरा, फर्स्ट एंड। नेगेटिव के कारण सेकेंड एंड, ये क्या है तुम्हारा सेकेंड, ये क्या है तुम्हारा। सही है? बीच में क्या हाल है? बीच में दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का क्या करेंगी, अपोज कर। तो बीच में आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट। क्या मिलेगा? इसीलिए देखो यहाँ से वैल्यू कम होती जाएगी, यहाँ भी एक जगह के दोनों मिल जाएंगे, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अरे बात समझ में आ गया? तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज चल रहा होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बना रहे हैं, बना। और ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट करते हैं कि चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, आप अगर दूर बढ़ोगे तो ई की वैल्यू क्या होगा, कम होता जाएगा। जो प्रभाव है वो डिक्रीज करेगा। दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट चार्ज। तो पूरे पॉइंट चार्ज में एक फार्मूला है, वेक्टर का एडिशन है और उनका क्या है, ग्राफ। ठीक है? तो तीन बातें याद हुई। पॉइंट चार्ज का सवाल आप करो। चल आगे बढ़ते हैं। ऐसे 8 केसेस पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 8 अलग अलग मेंबर जिनके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो पहला मेंबर हो गया, दूसरा लिखिए। बना लिया है इसको? चलिए दूसरा लिखिए। फॉर लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू line charge distribution. Electric field due to line charge distribution. ठीक है, बनाते हैं। लाइन चार्ज का मतलब है कि चार्ज कहाँ पे अरेंज होंगे बेटा, लेंथ पर अरेंज हो। ये लेंथ पर अरेंज्ड है।
पॉजिटिव चार्ज लिया। अब आपको चार्ज नहीं देंगे, वो लेमडा देंगे। लेमडा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज अपॉन लेंथ इज कॉल्ड लेमडा। और आपसे कहेंगे ये पॉइंट हमारा P है, P पर क्या बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो डरने की बात नहीं, लेमडा क्या है मैं लिख दे रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? उस पर टोटल चार्ज कितने का है अपॉन उसकी, पहले भी हम बात कर चुके हैं, चार्ज अपॉन। बात क्लियर हो? हमें पॉइंट P पर क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है भाई, और देखते हैं। देखो पहला काम क्या करो? पहला काम पॉइंट P से तार को क्या करो? मिला दो। और इस तरह से मिलाओ कि वो लाइन तार पर कैसी हो? बोलो, परपेंडिकुलर। और इस सेपरेशन को मैंने कितना माना है? R। द सेपरेशन इज R। इसका मतलब पॉइंट P वायर से कितनी दूरी पर है? स्मॉल r। और वो दूरी कौन सी है? परपेंडिकुलर। द सिंपल थिंग इज कि ठीक है, पॉइंट P पर ही चाहिए, तार पर परपेंडिकुलर डाल दो। पॉइंट P से तार पर परपेंडिकुलर डाल दो एंड दिस सेपरेशन इज कॉल्ड R। अब जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे निकालोगे तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। किसी भी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। पहली होती है परपेंडिकुलर, दूसरी होती है पैरेलल। कैसे होती है? सुन, ये तुम्हारा वायर है, पॉइंट P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के परपेंडिकुलर होगी। अब या तो टुवर्ड्स होगी या तो अवे होगी। ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो बोलो ये E कौन सा है? ये कौन सा है? परपेंडिकुलर। इसको E परपेंडिकुलर क्यों बोलते हैं? ये तुम्हारा क्या है? तार। तो E परपेंडिकुलर वायर से क्या होता है? परपेंडिकुलर। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड E परपेंडिकुलर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर वायर के कारण पहली इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द। दूसरा होती है पैरेलल, तार के पैरेलल। अब ये तार है तो इसी के पैरेलल होगी, या तो अपवर्ड होगी या तो मैं एक दिशा बना देता हूँ। सपोज मैं किधर बना देता हूँ? अपवर्ड, एंड दिस इज कॉल्ड E कैप। तो मेक श्योर जब मैं दो टर्म्स यूज़ करता हूँ E परपेंडिकुलर और E पैरेलल, तो ये आपस के लिए नहीं यूज़ करता। किससे यूज़ करता हूँ? तार से। तार से मैं E की दिशा देखता हूँ। तो वायर से E परपेंडिकुलर हमेशा तार से क्या होगा? परपेंडिकुलर। और E पैरेलल हमेशा वायर के क्या होगा? पैरेलल। तो सुनो, ये तुम्हारा वायर है, ये तुम्हारा पॉइंट P है। E परपेंडिकुलर कैसा होगा? इस वायर से परपेंडिकुलर, या तो अवे या तो टुवर्ड्स। और E पैरेलल क्या होगा? इसी तार के पैरेलल, या तो अपवर्ड या तो डाउन। बात समझ में आ गया? तो हम कहते हैं जो दो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं ना, इसका रेफरेंस कौन है? इसका रेफरेंस कौन है? ये हमारा वो। बात क्लियर होगी? E परपेंडिकुलर की डायरेक्टली वैल्यू याद रखनी है। वैल्यू होती है K लेमडा बाई R। आगे क्या होता है? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। व्हाट इज थीटा 1 एंड थीटा 2? देखो क्या है, बहुत ध्यान से सुनो। ये सब होता कुछ भी नहीं है, बस निकालने का एक तरीका होता है। ये वायर का क्या है? एक एंड। ये वायर का क्या है? दूसरा। तो हर वायर के कितने एंड्स होते हैं? दो। ये क्या है तुम्हारा? पॉइंट P, जहाँ पे क्या निकालनी है आपको? E निकालना है। सुनो, कुछ नहीं करना है। पॉइंट P को पहले एक एंड से मिला दो, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा 2। पॉइंट P को दूसरे एंड से मिला दो, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। तो व्हाट इज थीटा 1 थीटा 2? एंगल मेड बाय एंड्स फ्रॉम पॉइंट P। अरे बात समझ में आ गया? और वो एंगल किसके किसके बीच होगा? R और उस लाइन के बीच में, थीटा 1 एंड थीटा 2। तो मेक श्योर E परपेंडिकुलर K लेमडा बाई R साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E पैरेलल? K लेमडा बाई R। आगे क्या होगा? cos थीटा 2 माइनस cos थीटा। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द टॉपिक। याद रहा तो हर सवाल कर लेंगे, याद नहीं है तो सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? सब कुछ याद पर है। तो किसी भी तार के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है? दो होती। एक कौन होती है?
परपेंडिकुलर, एक कौन होती है पैरेलल, किसके परपेंडिकुलर होती है वायर के, पैरेलल किसके पैरेलल होती है वायर के। ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 एंड व्हाट इज थीटा 1 थीटा 2 एंगल मेड बाई फ्रॉम पॉइंट पी, दोनों एंड्स का क्या है पॉइंट पी से एंगल। बात क्लियर हो गया। छापो भाई, दो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो इनका नेट भी तो आता होगा, दोनों आपस में कैसे होंगे हमेशा परपेंडिकुलर, तो ई नेट कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नेट, पॉइंट पी पर ई नेट कितना, अंडर रूट क्या लिखोगे ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। और अगर आपको इनसे नहीं यूज़ करना है, डायरेक्ट यूज़ करना है तो क्या लिखोगे 2k लेमडा बाई आर, आगे साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई, तो इट डिपेंड्स ऑन कि तुम किसका यूज़ कर रहे हो। तुम ई नेट निकालने के लिए परपेंडिकुलर पैरेलल की वैल्यू का भी यूज़ कर सकते हो और तुम एंगल का भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। बिल्कुल सीधे सीधे कॉन्सेप्ट्स हैं, कहीं कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला याद है, सवाल बहुत आसानी से होगा। तो तार के दो एंड होते हैं, पॉइंट पी से दोनों एंड को क्या कर देना, मिला देना, तो परपेंडिकुलर से दोनों एंड का क्या है वो एंगल है, एक ऊपर वाला थीटा और नीचे वाला थीटा। के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और दूसरा है के लेमडा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। पहला मेंबर पॉइंट चार्ज है, दूसरा मेंबर लाइन चार्ज है। किसी भी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दो, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। छाप ई नेट में देखो, अरे वो तो डेरिवेशन से फॉर्मूले है आपका, है ना, वो तो ड्राइव करके है। हाँ, लेकिन अगर ई नेट निकालना है तो इस पॉइंट पी पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो, परपेंडिकुलर और पैरेलल, इनके बीच एंगल कितने का है 90। तो जैसे दो फोर्सेस होते हैं F1 और F2, तो नेट फोर्स क्या होता है F नेट बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, तो ई परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड ई पैरेलल, एंड ई नेट इज इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा प्लस थीटा 2/2। आता डायरेक्ट ड्राइव करके, मैंने ड्राइव करके तो आएगा नहीं, तो जब हम ड्राइव करते हैं तो क्या आता है इसमें साइन आता है, इसमें कॉस नहीं होता। ठीक है भाई, अबे हो जाएगा। चलो अब कुछ बातें करते हैं जो तुम्हारे काम की है, तुमको इससे थोड़ा समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा हो गया। इसको और छोटा कर देते हैं, देखो ध्यान से सुनो। ये ना हमारा पॉइंट पी, ये हमारा चार्ज प्लस लेमडा की लीनियर चार्ज। अब ध्यान से सुनो, थीटा को सोचो, थीटा को सोचो, थीटा को सोचो। थीटा बनाना है ना, ये क्या बना दिया तूने, आर बना दिया है। थीटा कैसे बनेगा, एक लाइन ऐसे मिलाएगा, ये क्या बन गया थीटा 1, एक लाइन ऐसे मिलाएगा, ये क्या बन गया थीटा। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इस एंड की लेंथ को क्या करूं, बढ़ाता जाऊं, तो बोलो थीटा क्या होगा, क्या होगा। तो अगर ये एंड कहाँ चला जाए तो थीटा कितना, कितना 90। तो अगर एंड इनफाइनाइट पे हो तो एंगल कितना होता है भैया 90। अच्छा सोच के देख, अगर मैं इस एंड को फिर आगे बढ़ाता जाऊँ तो इसका भी थीटा क्या होगा, फिर ये इनफाइनाइट पे हो जाए तो, फिर ये इनफाइनाइट पे हो जाए तो थीटा 2 भी 90। इसका मतलब अगर कोई भी एंड दोनों में से या दोनों इनफाइनाइट पे हुए तो एंगल कितना बनाओगे हमेशा
90 डिग्री का एंगल हो। दूसरी बात, अभी मैं बढ़ा रहा था, घटा रहा हूँ, अब मैं इसको कम कर रहा हूँ, वायर की लेंथ को क्या कर रहा हूँ, कम। बोलो क्या होगा, एंगल क्या होगा, कम। तो वायर की लेंथ यहाँ तक पहुँचा दी मैंने, कौन जीरो हुआ, कौन सा थीटा जीरो हुआ, थीटा। तो अगर मैंने इसकी लेंथ को कम किया कम किया कम किया कम किया और सीधा किसके बीच आ गए, पी के सामने आ गए, मतलब ये एंड ऑफ द क्या हो, वायर, तो वो एंगल कितना होता है, कितना होता है, जीरो। तो देखो, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बतानी, बात समझ में आया, तो एक एंगल कितना बनेगा, थीटा टू कितना, क्योंकि पॉइंट पी किसके सामने है, एक एंड के सामने, और जिसके सामने पॉइंट पी होगा उसका एंगल क्या हो गया, जीरो। तो दूसरे वाले का थीटा, कर लोगे, बनाओ नोट करके। तो क्या याद रखना है, अगर हमारा एंड इन्फिनिटी है 90 डिग्री और हमारा पॉइंट एक वायर के एंड के सामने है तो 0 डिग्री, जिसके भी सामने हो। आइए सवाल करते हैं। इतना ही याद रखना है। तुम कहते हो फिजिक्स बहुत टफ है, मैं कहता हूँ 2 फार्मूलों का सवाल। पहला टॉपिक में कितना फार्मूला था, 1 फॉर्म, तो बाकी तो उसके एप्लीकेशंस, और वो तुमको ना मेहनत करके हैं। जब तुम घर जाओगे सुकून से बैठ करके कॉपी खोलोगे, एक एक चीज़ को ना अच्छे से पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो फिजिक्स आ जाती है। बट बिना पढ़े आपको नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो कोशिश करिए बेटा, कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। तो अगर पॉइंट पी वायर के एंड के सामने है तो एंगल कितना होगा उस एंड से, 0 डिग्री, और इनफाइनाइट पे है तो 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 0 और साइन 90 1। साइन 0 कितना होता है, 0, कॉस 0 1, टेन 30 1 बाई कॉस 30 3/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होता है, कोई भी नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होता है, कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और से क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो साइन 120 की वैल्यू प्लस में आएगी या माइनस में, साइन 120 प्लस में आएगी और कॉस 120 माइनस में आएगी। निकाल पाते हो क्या, चल लिख लिया इसको। सवाल क्वेश्चन नंबर 1, इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इनफाइनाइट बोलेगा तो मतलब दोनों एंड कहाँ पे हैं, बोलो बेटा इन्फिनिट, बॉन्ड। चलिए पॉइंट पी पर ई परपेंडिकुलर लिख दीजिए, ई पैरेलल लिख दीजिए, नेट लिख दीजिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना ले लो, प्लस ले लो। प्लस क्या बता रहा है, चार्ज का नेचर लेमडा उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट लेते हैं, लिखो। ओके, और इस सेपरेशन कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई परपेंडिकुलर। अरे पागल हो गया है, तुम्हें कसम है उस इंटर के मास्टर की जिसने तुमको क्या किया है, लाया, और उसकी भी कसम है जिसने तुम्हारी कॉपी को क्या किया है, चेक। अबे पास कैसे हो, कह सकते हो जैसे आप पास हुए थे, लेकिन भाई साहब मैंने बहुत मेहनत, 1 महीना पढ़ाई की है, लेकिन रात दिन पढ़ाई की है। मुझे याद है मेरा 12वीं का एग्ज़ाम था, उस समय मायावती जी की सरकार थी,
उस समय नकल वकल नहीं होते थे। आप ऐसा मत सोचो कि आप पूरी चीज़ देख सकते थे या किसी की कॉपी देखना, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं जिस सेंटर पे एग्ज़ाम दे रहा था वहाँ पे ऐसे सर रहना चाहिए, तो ऐसे ही रहना चाहिए। आप ऐसे भी नहीं कर सकते थे, आप ऐसे करते पीछे से एक तमाचा पड़ता, तो बिल्कुल सीधा। तो उस समय मैंने एग्ज़ाम दिया है, बिना नकल के पास हुआ। पास कैसे हुआ भाई? 10 महीने तो मज़ा उड़ा लिया, घूम लिया, फिर लिया, टहल लिया, पढ़ाई वढ़ाई की नहीं। अब साला पता चला कि नकल वकल तो होगा नहीं, क्योंकि सेंटर गया हुआ है। अपना स्कूल होता तो फिर भी मास्टर जी क्या करते हैं, पास नहीं कराते, कहते ठीक है अपना देख लो, मैं बाहर खड़ा हूँ, तो हम देख लेते थे फिर अपना। अब दूसरे टेस्ट सेंटर पे गया तो वहाँ पता था कि नकल नहीं होती है। यार नकल वकल नहीं होती तो पास कैसे होंगे, फेल हो जाएंगे। फिर मैंने कहा पढ़ लो। पूरा फरवरी में रात दिन पढ़ा हूँ। पढ़ा क्या है पता है, जो समझ में बस याद कर डाला। ये रटना है रट डाला, वो रटना है रट डाला, रट उठा के भाई बिना नकल वकल की एग्ज़ाम दिया, क्या हो गया। मेरे फादर ने मेरा रिजल्ट देखा, कहा तुम फेल हो जाते ना, तुम पास क्यों हो गए, इस नंबर पे क्या करोगे तुम। तो पढ़ाई तो मैंने भी नहीं की, पढ़ाई तुमने भी नहीं की, लेकिन मुझ में तुम में एक फ़र्क था। मैंने हमेशा कोशिश की है कि हाँ मुझे नहीं आता, आता नहीं है तो कैसे आएगा। तुमको लगता है मास्टर जी के अच्छा पढ़ाने से आएगा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी क्या है, बहुत बड़ी गलतफहमी। किसी के पढ़ाने से कुछ आता होता नहीं, खुद के पढ़ने से आता है। तो मैं जब कभी पढ़ाई करता हूँ तो मैं मास्टर जी को कभी नहीं देखता कि वो मुझे पढ़ा देंगे। मास्टर जी का काम क्या था, उनकी क्लास में बैठा और मास्टर जी ने पूरा समझा दिया। मुझे 2 पेज मिल गए फिजिक्स के लेक्चर के, हाँ मुझे समझ में कुछ भी नहीं आया था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा मास्टर जी समझा नहीं पा रहे, क्योंकि मुझे पता था मास्टर जी अच्छा समझाते हैं, मैं ही, क्योंकि मुझे ना मैथ आती है, ना मैंने पहले कभी पढ़ाई की है, ना मैंने टर्म्स कभी सुने थे, ना मैंने ग्रेविटी कभी फील की थी। तो गुरु जी जो कह रहे हैं बस अच्छा कह रहे हैं, मैं सुनता हूँ। मैं भाई रूम पे जाता, मेरा फोकस गुरु जी नहीं होते थे कि यार वो कैसे पढ़ाएंगे, मेरा फोकस होता था अब मुझे क्या करना है, मुझे मेहनत करके इसको तैयार करना। तो उसके लिए मैं बैठता, पेज खोलता, 1 बार पढ़ता, 2 बार, 5 बार, 10 बार। 10 बार पढ़ने के बाद लगता हाँ अच्छा ऐसे हो रहा है। जब ये महसूस होता है ऐसे हो रहा है तो लगता अब पढ़ के क्या होगा, आ जाएगा। तो मैं पढ़ता और आ जाता। अगर मैं भी किसको देखता, हमारे दिमाग में तब यार गुरुजी पढ़ाते नहीं, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, तो साल ऐसे जाते जाते मैं कभी पढ़ ना पाता। हकीकत यही है, कोई मास्टर आपको पढ़ा थोड़ी सकता, आपको लगता है पढ़ा देगा, आपको समझा सकता है, कोई बहुत अच्छे से समझा देगा, कोई नॉर्मली समझा देगा, कोई अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखा देगा, कोई नॉर्मली सिखा देगा, पढ़ाएंगे सब। फ़र्क है आपका बिहेवियर कैसा। आप समझ सकते हो कि आपकी मेहनत से आपको आएगा तो आप पढ़ लोगे, आपको लगे गुरु जी की मेहनत से आपको आएगा तो आपसे बड़ा गधा फिर कोई नहीं है। गुरु जी तो मेहनत कर देंगे बट तुम्हें कुछ भी नहीं है। तो आता खुद की मेहनत से। तो मैं पढ़ पाया क्योंकि मैंने खुद को मेहनत सिखाई। अच्छा उसमें कई फ़ायदे थे, नेट नहीं थे, इस तरह का तो नेट नहीं था, किसी के पास मोबाइल ही नहीं होती थी, होती थी तो सिंपल वाली। मेरे पास खुद 1200 रुपये की मोबाइल थी, छोटी सी मोबाइल थी, 1200 की मिली थी। स्मार्टफोन उस समय भी थे लेकिन नेट इतना फ्री, 1 GB डेटा लेते ना तो 450 का मिलता। अब 5 मिनट 10 मिनट क्या देख लेते हैं, यूट्यूब, तो सारा क्या होता खत्म। तो किसी के पास मान लो है भी ना डेटा वोटा तो चलता वलता नहीं था भाई, बहुत ज़रूरत पड़ती थी तभी क्या करता उसको यूज़ करता। आज क्या है, तो हमारे पास समय क्या, हमारे पास क्या बचा मोबाइल में देखने के लिए। रील उस समय एग्जिस्ट नहीं करती थी, यूट्यूब पर ये सब एग्जिस्ट नहीं करता था कंटेंट, है ना, कोई नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ थी नहीं, 5 GB का डेटा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो था क्या मेरे पास, समय खाली था। अब उस समय में 2 ही बातें होती थी, या तो दोस्तों को लेकर बाहर घूमना या तो रूम पे बैठ के पढ़ना। कितना ही कोई घूमता, मन में आता है क्या कर लो, पढ़ो यार पढ़ो, समय है तो पढ़ो। आज क्या है तुम्हारे पास, सब कुछ है लेकिन तुम्हारे पास अब टाइम, ये तुम्हारा टाइम कहीं किल हो जाए, स्मार्टफोन मार दे रहा है उस टाइम पे। और इसीलिए ज़्यादातर बच्चे पढ़ नहीं पाते। तैयारी करने बहुत लोग आते हैं, 25 लाख लोग इस साल एग्ज़ाम दिए हैं, सीट कितनी मिलने वाली है, 25,000 को, बाकी कहाँ गए।
फिर से तैयारी करें। तो तैयारी करने के लिए एक समूह आता है। तुमको लगता है क्या वो सारे डॉक्टर बन जाते हैं? क्या सारे MBBS कर जाते हैं? नहीं। 2-2 साल बाद, 3-3 साल बाद रोते देखा है, क्योंकि 3 साल बाद समझ में आता है पढ़ाई करनी चाहिए। जब उनको लगता है समय क्या हो रहा है, समय बाहर जा रहा है, मेरे हाथों से छूट रहा है और मैं पढ़ाई नहीं करता। तो आपको थोड़ा इंटेलिजेंट बनना चाहिए। और इंटेलिजेंट क्या किसे कहते हैं? तो सही समय पे क्या करें? एक सही काम। जिस समय आपको सोना है आप बस सोइए, जिस समय पढ़ना है पढ़िए, जिस समय खाना है खाइए, जिस समय सोना है उस समय मत जागिए, जिस समय जागना है उस समय मत सोइए। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। यहाँ तुम चीज़ों को समझ सकते हो और तुम सब में दिमाग है। एक सिंगल आइडेंटिटी हो लेकिन तुम सब में एक दिमाग है जो बहुत तड़प रहा है कुछ अच्छा करने के लिए। तुम सब में एक जिज्ञासा है कि मुझे कुछ क्या करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है। लेकिन एक सबसे बड़ी सच्चाई है बेटा, कुछ बड़ा कुछ अच्छा करने के लिए खुद को बहुत क्या करना पड़ता है, बहुत कुछ सिखाना पड़ता है। दिमाग कुछ और कहेगा, आप उसका अपोजिट करने की कोशिश करना चाहो। दिमाग कहेगा मूवी देख लेते हैं, दिल कहेगा क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। दिमाग कहेगा पढ़ाई नहीं आ रही है, दिल कहेगा नहीं पढ़ो, क्या होगी, आएगी। तो एक जंग चलती है तो, और दो में से एक ही जीतेगा। या तो दिल को जिताओगे या तो दिमाग। और मेक श्योर कर लो, दिल और दिमाग की लड़ाई हमेशा से चलती आ रही। हर समय तुम अपने दिमाग और दिल को झांक के देखो, तुम्हें लगेगा कि दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ। जिस दिन तुम नहीं पढ़ते या तुम अपना काम नहीं करते, जो तुम्हारा काम है, मान लो तुम 3 दिन में पिक्चर देख रहे हो, यकीन मानो मूवी देखते देखते तुम्हें एक बात का एहसास हो। किस चीज़ का? यार ये क्या कर, ये गलत है ना। वो दिल बता रहा है गलत है, लेकिन तुम्हारा कंट्रोल खुद पर नहीं है। तुम किसके गुलाम हो गए हो? दिमाग के। तो तुम दिमाग की बातें ज़्यादा मानते। दिल कह रहा है नहीं नहीं नहीं, अगर हम एक बार मेहनत कर लेना तो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन दिमाग कहता है अबे सो लेते हैं, अबे पिक्चर देख लेते हैं, अबे कुछ देर मोबाइल चला लेते हैं। क्योंकि दिल की बातें मानने पे खुद को बांधना पड़ेगा उस लगाम से, जैसे घोड़े को रस्सी बांधी जाती है और दौड़ नहीं सकता फिर वो, तो खुद को बांधना पड़ जाता है। इच्छा को मार देना पड़ता है, तब दिल की बातें, हर वो दिल की बात इच्छा को मार देती, क्योंकि दिल सही बता रहा होता है। और वो तुम्हारी इच्छाएं मार देगा, तुम कुछ चाहते हो कि वो तुम्हें करने नहीं देगा, है ना। मैं रातों को मन कर रहा है मूवी देख लूँ, अभी 11 बजा है रात की, बड़ा टाइम है यार, सुबह उठना है, और मोबाइल चलाते हैं। दिमाग कहेगा, दिल क्या बोलेगा, यार सो जाओ, सुबह क्या करना है, उठ के पढ़ाई करनी है। तो जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो हमेशा किसकी बात मानते चलते हैं, और जो मजबूत होते हैं वो दिल की मान लेते हैं। तो मैंने दिमाग की नहीं ली। मेरे भी दिमाग ने कहा था चलो घूमते हैं, मैंने कहा नहीं, घूम के क्या करूँ, पढ़ता हूँ, सफ़ेद कागज़ को देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मिला है, तुम भी करो, तुम्हारा ब्रेन मुझसे बेहतर है। मैं 2 साल में पढ़ के कर सकता हूँ, तुम 1 साल में कर सकते हो, लेकिन मानना पड़ेगा। पहले मनाओ तो खुद को, हाँ तुम कर पाओगे, उसके बाद तुम कर पाओ। और जिस दिन तुम अपनी मेहनत से कामयाब हो गए ना, उस दिन तुम्हें महसूस होगा कामयाबी क्या होती है। अपनी मेहनत की कामयाबी एक पहाड़ की तरह होती है, तो आपको हमेशा ज़िंदगी में खुश रहना सिखा देगी। कभी भी किसी भी समय तुम्हें एक ही बात महसूस होगा कि तुमने अपनी ज़िंदगी का कुछ हक क्या किया है, अपनी मेहनत से ना अदा कर दी है। तुम उसकी अपनी कामयाबी पर किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहे। तुमने MBBS करने के लिए बाप के पैसे को नहीं देखा, तुमने MBBS करने के लिए ये नहीं सोचा कि हमारे अब्बा ज़मीन बेच के हमको MBBS करा दें। तुमने बस अपनी मेहनत से वो पाया है,
और जो चीज़ आप अपनी मेहनत से पाते हो ना, फिर आपको महसूस होता है आपकी लाइफ एक वर्थ इट लाइफ है। आप ऐसे ही नहीं, आप दुनिया से अब अलग हो, आप दुनिया की भीड़ नहीं हो, भीड़ से अलग हो गए। आपने अपने दम पे कुछ बना लिया, आपने ना किसी का सहारा लिया, न किसी की मदद ली, बस अपने दम पे किया है। और जो अपने दम पे किया हुआ है वही इस दुनिया में सबसे सक्सेसफुल इंसानों में से। तो तुम हमेशा एक बात कहोगे, लाइफ कैसे भी चले, कम पैसे में, ज़्यादा पैसे में, बहुत ज़्यादा पैसे में, एक बात हमेशा महसूस होगी, दिल को सुकून होगा कि जो कुछ किया है वो मैंने अपनी मेहनत से किया। और लाइफ का जो पर्पस था कि मेहनत करके खुद को बनाऊं, मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बनाओ, मेहनत करके अपने माँ बाप के लाइफ को बेहतर कराओ, मेहनत करके अपने भाई बहन की लाइफ सेटल करो, मेहनत करके अपने पड़ोसी की क्या करो, मदद करो। तो तुमने उस हक को अदा किया है और तुम अदा कर रहे हो। कोई किसी को 500 भी नहीं देता, तुम मदद के नाम पे तुम किसी को 1 लाख भी दे देते हो। कोई 500 दे के 10 जगह बोलता है यार वो तो हमसे 500 नहीं है, तुम 1 लाख भी दे के क्या रहोगे, खामोश रहोगे। क्योंकि मेहनत इंसान को बहुत इंटेलिजेंट बना देती है। और जो मेहनत होती है ना, मेहनत करके ना बहुत सारी बुराइयां ख़त्म हो जाती है, ये सच्चाई है। नफ़रतें ख़त्म हो जाती हैं। आपको लगता है कि पैसा वैसा, हर चीज़ पैसा ही नहीं होता। ज़्यादातर पढ़ने वालों के मन में होता पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो कभी कोई मांगता है तो आप दे देते हो क्योंकि ऊपर वाले ने आपको दी। तो मेहनत करनी चाहिए, वो नशा है। और वो जिसको पड़ी हुई है ना, कोई 22 घंटे 20 घंटे कैसे काम कर पा रहा है। अगर तुम कहते हो इलॉन मस्क दुनिया का बहुत बड़ा आदमी है, तो कभी उसकी मेहनत भी देखी आपने? कि लगातार बस एक ही काम करता रहा है, मेहनत पे मेहनत पे मेहनत। वो इनफैक्ट वो अपनी घर भी नहीं जाता, ऑफिस में एक सोफ़ा उसी पे क्या करता था, जब काम करके बहुत थक जाता तो उसी पे सो जाता। इसको तो छोड़ो, ये तो अपने लिए काम कर रहे हैं, इसमें दुनिया में कोई फ़ायदा नहीं। बट न्यूटन ने जो काम किए, क्लासिकल मैकेनिक्स को डेवलप किया, तो न्यूटन ने कैसे काम किया, कभी सोचा उनके बारे में? क्या न्यूटन सो के अपनी ज़िंदगी को इतना महान बना पाए कि तुम आज भी न्यूटन न्यूटन गा रहे हो? आगे आने वाले 500 साल तक, 10,000 साल तक लोग क्या गाएंगे? न्यूटन को गाएंगे, न्यूटन को पढ़ेंगे। क्यों गा रहे हो आप? क्योंकि वो महान था। तो महान कैसे बना है? आप कभी ब्रिटेन जाना, लंदन, न्यूटन की वहाँ लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में जाके पढ़ोगे, एक बात लिखी होगी, न्यूटन जब खड़े होकर काम करते थे ना मेज पे और बोर्ड पे, तो देखा जाता था कि वो रात रात भर क्या कर रहे हैं, लिखे ही जा रहे हैं, रात रात भर। इनफैक्ट कितनी दफ़ा तो ऐसा हुआ न्यूटन एक हफ्ते तक लगातार काम किया उसने। उसको बताना पड़ता था कि ऐसा करो, क्या करो, कुछ देर के लिए सो जाओ। तो जिन्होंने मेहनत की है उन्हीं के नाम आज है। सोते रहे उनको दुनिया क्या होती है, भूल जाती है। मेहनत करने वाले याद रखे जाते हैं। सिकंदर को तुम याद रखते हो, सिकंदर को तुम्हें पता, अपने यहाँ के राजाओं के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो, बट सिकंदर को तुम जानते हो। क्यों जानते हो? क्योंकि तुमको पढ़ाया गया सिकंदर द ग्रेट, एक ऐसा एम्पायर जहाँ कभी सूरज ख़त्म नहीं हुआ। अब एक जगह से बंद हुआ तो दूसरी जगह निकल गया, जहाँ कभी रात नहीं हुई। इसका क्या मतलब है सूरज ऐसे रहा? इसका मतलब है जहाँ रात हुई तो ऐसा इतना बड़ा एम्पायर था कि दूसरी जगह क्या हो गया, सुबह हो गई, मेहनत से। और तुम्हारे माँ बाप तुमसे एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करते, क्या कर लो, पढ़ लो। वो नहीं पढ़ पाए, वो नौकरी कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं, वो बाहर हैं, बट तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया तुम पढ़ लो। अब पढ़ाई क्या है? पढ़ाई तभी हो जाएगी जब रास्ता बिल्कुल क्या होगा, सीधा। सोना है, खाना है, क्लास जाना है, बाकी जो बचा है क्या कर लोगे, कितना सो लोगे, सो लो। दिल कहेगा नहीं, क्या करते हैं, पढ़ाई करते। तो बच्चे अच्छे हो आप सब, और पोटेंशियल सब में होता है। इनफैक्ट उस बच्चे में भी पोटेंशियल है जो क्या ना लिख पाए, 1/4 + 1 की हाँ तुम वैल्यू नहीं बता सकते, ये सच्चाई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें क्षमता नहीं है, तुम्हें सारी क्षमता है।
बस उसको निकालने की ज़रूरत है। आज नहीं बता पा रहे, कल को क्या करोगे? बता दूंगा, पढ़ूंगा तो बता दूंगा। तो क्या ये बच्चा MBBS नहीं कर सकता? कितने हैं, एक दो नहीं है भैया, ऐसे हजारों हैं जो MBBS कर रहे हैं इस कंडीशन से, गांव के। क्योंकि हम गांव से आते हैं, कुछ आता ही नहीं हमको। मेरे कितने दोस्त हैं इसी का, हम इसी हालत पे थे, आज क्या कर रहे हैं? MBBS कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिसकी ये हालत है वो MBBS नहीं कर पाए, कर सकता है, बिल्कुल करेगा, एम्स से कर सकता है। लेकिन फिर क्या हो आपने, बस वो डिटर्मिनेशन हो कि मुझे करना है तो हो जाए। ये सब कुछ भी नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। सवाल करो, हाँ दिमाग खोलो और करो। सबसे पहले क्या निकालें? ई परपेंडिकुलर मैं निकाल रहा हूँ। फार्मूला कितना होता है देख के बोलो, k लेमडा बाई आर साइन, प्लीज सारे लोग बोलिए, साइन थीटा 1 प्लस, आओ k तो k रहा, लेमडा लेमडा रहा, दूरी कितनी रही? साइन थीटा 1 कितना, साइन कितना, थीटा 2 भी 90 क्यों लिया? ये कहाँ पे है, ये भी कहाँ है, तो आई थिंक थीटा 1 भी कितना होगा 90 और थीटा 2 भी कितना होगा, ऊपर वाला एंगल और नीचे वाले एंगल क्या रहेंगे बराबर। साइन थीटा 90 कितना होता है, एक एक कितना हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2k लेमडा बाई आर। ये किसकी वैल्यू आई, ई पैरेलल निकालो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई पैरेलल, निकाल बेटा। हाँ, ई पैरेलल का फार्मूला होता है सर k लेमडा बाई आर, ब्रैकेट में होता है cos थीटा 2, क्या थीटा 1 थीटा 2 सेम है, तो 0 और 0 कितना आ गया, 0। तो ई नेट किसके बराबर बचा, इट इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल। ई पैरेलल क्या हो गया, तो ई नेट किसके बराबर बचा, ई परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर। तो रिजल्ट याद रखना, डायरेक्टली हम सवालों में यूज़ करेंगे कि अगर एक इनफाइनाइट वायर हो तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करके, दिस इज कॉल्ड ई परपेंडिकुलर। पैरेलल क्या हो जाती है 0 और ई नेट किसके बराबर होता है, ई परपेंडिकुलर के बराबर। क्या बात क्लियर हो गई? अच्छा, फटाक से चलिए आज यहाँ तक रहना और अच्छे से मेंबर्स के बारे में पढ़ते चलना। अच्छे से मतलब हर मेंबर के बारे में अलग अलग नॉलेज रखनी। पॉइंट चार्ज के लिए ऐसे करना है और लाइन चार्ज के लिए ऐसे ही करना। 8 मेंबर्स पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी कंप्लीट, और आपको अच्छे से आ भी जाएगी। ठीक है भाई, तो कल आते मेहनत से पढ़ा करो, खुश रहा करो, कोई टेंशन नहीं लिया करो। ज़िंदगी जीने के लिए है और जब जीते हैं तो उस समय मरते नहीं हैं, तो बस जियो, मुस्कुराओ, खुश रहो। पढ़ोगे तो पढ़ाई आ जाएगी। कभी ये मन में मत लाना कि तुमसे नहीं होगा या तुम नहीं कर सकते, सब कर सकते हो। बस उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। बाकी चीज़ें आसान हैं, टफ नहीं। थैंक यू। कोई डाउट हो तो